कि छठवें चरण का चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की हताशा चरम पर पहुंच गई है। हम जब सुबह बात कर रहे थे तब हमारे संज्ञान में प्रधानमंत्री का वो मुजरे वाला बयान नहीं था ध्यान में। हम जब बात कर रहे थे तब हमारे ध्यान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की धमकी भी सामने नहीं थी। उन्होंने जिस तरह विपक्ष को या सवाल करने वाले लोगों को, एडीआर को, ये कहा है कि वे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उन्हें समय पर जवाब दिया जाएगा। ये दो तीन चीजें बता रही हैं कि सत्ता में बैठे लोग बुरी तरह घबरा रहे हैं। मैंने सुबह जो कहा था मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। भारत का केंद्रीय निर्वाचन आयोग सत्ता का शूटर बनकर काम कर रहा है। उसका ये शब्द कहना कि लोग गुमराह कर रहे हैं, जो लोग गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करना कुछ भी नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था में, एक लोकतंत्र में अगर कुछ लोगों को, किसी संस्था को, विपक्ष को, नागरिकों को, पत्रकारों को किसी बात पर अगर संदेह होता है और उसका संदेह निवारण करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है, तो ये देश को गुमराह करना नहीं है। आप समय से सारी जानकारी रख दें। आप क्यों मतदान का प्रतिशत छुपाने पर आज भी अड़े हुए हैं? अब तो खैर चुनाव तक सामने नहीं आने वाला है। आप जवाब दे दीजिए 1,07,00,000 वोट कैसे बढ़ गए। आप जवाब बताइए कि 2004, 2009, 2014, 2019, प्रेम सर, मलिक सर, बताइए इस देश के इतिहास में इससे पहले क्या किसी आम चुनाव में इतने प्रतिशत मतदान बढ़ा है? वोटों की गिनती मतदान के बाद 24 घंटे बाद, 72 घंटे बाद, 10 दिन बाद इतनी बड़ी है क्या? अगर नहीं तो हम सवाल पूछेंगे। अब आते हैं आज के माहौल पर। आपने दिल्ली का जिक्र किया, साथ के हरियाणा और पंजाब को भी जोड़ लीजिए। उत्तर प्रदेश का विस्तृत विश्लेषण मलिक साहब कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वाले चरण में, अभी हम सिर्फ इन तीनों चीजों को ही ले लेते हैं कि यूपी में 9 सीटें थी आज के मतदान में से, हरियाणा की पूरी 10 थी, दिल्ली की पूरी 7 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी 2019 में चरम पर थी, शिखर पर थी। शिखर से ढलान होना, लुढ़कना अवश्यंभावी होता है। 2019 से 24 तक में, और तो और छोड़िए जनवरी से अब तक में, बीजेपी और मोदी का जो पतन हुआ है, जो फिसलन तेज हुई है, उससे ये तय है। मैं बिल्कुल सीटवार मीमांसा नहीं कर रहा हूं, मैं राज्यवार और माहौल की मीमांसा कर रहा हूं। आज भी आप देख लीजिए दिल्ली और हरियाणा का माहौल, किस तरह लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर वोट दे रहे हैं, जाहिर भी कर रहे हैं सामने। जैसे मलिक साहब ने कहा, उनसे कह रहे हैं लोग कि हम संविधान बचाने के लिए वोट दे रहे हैं। और उधर क्या कर रही है सत्ता में बैठी पार्टी? दिल्ली में आज सुबह जब लोग जागे तो देखा दिल्ली की सड़कों पर, दीवारों पर, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इसके बैनर लगे हैं। मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में नरेंद्र मोदी के कटआउट लगे हैं। और तो और मतदान केंद्र के भीतर रंगीन पोस्टर मोदी और प्रत्याशी के लिए बैठे हुए थे लोग। इसके वीडियो अब भी वायरल है। अब एक दूसरी तस्वीर की तरफ ले चलता हूं। बाकी वो वर्मा जी के यहाँ छापा पड़ा, पुलिस पहुंच गई, दरवाजा फांद के, बहुत सारी घटनाएं, सबको सब पता है। ज्यादा महत्वपूर्ण घटना जो मैं रेखांकित करना चाहता हूं वो है संबित पात्रा का बयान। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। फिलहाल वे उस दायित्व से मुक्त थे चुनाव लड़ने के लिए। 10 साल से मेहनत कर रहे थे। वे अपने संसदीय सीट पर समय से वोट नहीं डाल पाए, और उन्होंने जो बयान दिया उसमें एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वे कह रहे हैं ये सब प्रायोजित है, यानी वोट डालने न देना प्रायोजित है। तो कौन प्रायोजन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी तो उड़ीसा में भी सत्ता में नहीं है, वहां तो उनका एक मित्र दल है सत्ता में। कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं है, निर्वाचन आयुक्त तो कांग्रेस के नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल के रूप में काम कर रहे हैं। अगर संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि ये प्रायोजित तरीके से रोकने की कोशिश है, वोट डालने का प्रयास, तो क्या इस बात के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिल जाते हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है? वो अपना काम करते करते अपनों के ही राह में रोड़ा बनी जा रही है भूलवश। वृंदा करात वोट नहीं डाल पाई, समझ में आता है। संबित पात्रा वोट नहीं डाल पा रहे, ये किसने प्रायोजित किया? तो कुल मिलाकर आज के जो मुद्दे हैं, और अंतिम बयान जो आज ताजा बयान है आज का प्रधानमंत्री का, विपक्ष के लिए ये कहना कि वो चाहे तो अपने वोट बैंक की गुलामी करे या मुजरा करे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही शब्द बेहद आपत्तिजनक हैं।
हर राजनीतिक दल को, हर नेता को अपने वोट बैंक, अपने समर्थक मतदाता का को संतुष्ट रखना, उसकी भावनाओं का ख्याल रखना, उसकी इच्छाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के अनुरूप राजनीति करना सहज और सामान्य बात है, सब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक वर्ग की संतुष्टि के लिए हिंदू मुसलमान करती है, नफरत की राजनीति करती है। तो किसी ने यह नहीं कहा कि आप गुलामी करते हैं अपने वोट बैंक की, और न किसी विपक्षी दल ने, विपक्षी नेता ने यह कहा कि आप मुजरा करते हैं। प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बेहद आपत्तिजनक है, निंदनीय है, शर्मनाक है। विपक्ष अगर कुछ भी कर रहा है अपने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, लुभाने के लिए, अपने मैनिफेस्टो में, अपनी योजनाओं में, अपने भाषणों में उसे लुभाना चाहता है और प्रभावित करके वोट लेना चाहता है, तो ये तो जनतांत्रिक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, संवैधानिक तरीका है। हाँ, अगर वो अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए कोई संविधान विरोधी काम करे, कोई ऐसा काम करे जो नफरत फैलाने वाला हो, भाईचारे को खत्म करने वाला हो, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला हो, देश के किसी भी कानून के विरुद्ध हो, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, तब भी उसे गुलामी या मुजरा नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि शायद वो संजय लीला भंसाली का जो इस समय ओटीटी पर सीरियल चल रहा है, हीरा मंडी, हीरा मंडी, हो सकता है तनाव के समय में, चुनाव के समय में थोड़ा रिलैक्स करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने हीरा मंडी का एक आधा एपिसोड देख लिया हो, वो उनके दिमाग में बैठ गया हो। इसमें भी कुछ भी अनुचित नहीं है, वे हीरा मंडी देख सकते हैं। नहीं, मेरा जो सवाल था सर आपसे, दूसरा वाला जो मैंने नहीं पूछा, वो सवाल यही था कि प्रधानमंत्री जी के मुख से, चलिए चोर भैंस चोरी और लुटिया चोरी वाली बातें, वो सब तो चलिए राजनीति का हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन इसको तो अभद्र शब्दों में गिना जाता है। मुजरा, मुझे नहीं लगता कि ये संसदीय शब्द है, संसद में तमाम सारे शब्दों को बैन कर दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से इस तरीके का शब्द, क्या ये बौखलाहट बताती है? क्योंकि इस चर्चा से पहले हमारे न्यूज रूम में इस बात को लेकर बहस हो रही थी कि मोदी जी जब इंटरव्यू देते हैं गोदी मीडिया पर, तब बिल्कुल दादाजी बन जाते हैं, बिल्कुल बताते हैं कि उनके अंदर बुद्ध की आत्मा उतर आती है और वो विश्व कल्याण की भावना से बात करते हैं। लेकिन जब मंच पर पहुंचते हैं तो मुजरा, और वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए जितना भी मुजरा कर लें काम नहीं आएगा, इस तरीके। तो क्या ये हार का डर है, या फिर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके वो वोटर को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा बोलेंगे तो लोग हमारी चर्चा करेंगे? वैसे मुझे देश के सामूहिक विवेक पर इतना भरोसा तो अब भी है, चाहे बहुसंख्यक हिंदू समाज हो, कम पढ़े लिखे तबके से लेकर पढ़े लिखे तबके तक। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी स्तरहीनता प्रधानमंत्री के श्री मुख से स्वीकार करता होगा। आप अपने आसपास की दुनिया में सिर्फ अंधभक्तों को छोड़कर देख लीजिए, क्या सचमुच लोग पसंद कर रहे हैं इस बात को? क्या इससे वोट उनके आकर्षित होंगे? क्या वोटों की झोली अब भर जाएगी? अंतिम चरण बचा है अब तो, 7वां चरण आज के बाद। अब उसमें कितनी सीटें और ऐसे भाषणों से वे हासिल कर लेंगे? कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है, आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि स्टूडियो में भी कुछ और होते हैं, स्टूडियो में वे अवतार होते हैं, स्टूडियो में वे दैवी चमत्कार से बायोलॉजिकली जन्म लिए हुए नहीं, अवतरित व्यक्ति होते हैं। स्टूडियो में वे अविनाशी होते हैं। अविनाशी तो महादेव हैं। ऐसे व्यक्ति को चुना है किसी विशेष कार्य के लिए? मैं उसी पर आ रहा हूँ भरत, बहुत विस्तार से 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, और मैं सिर्फ एक तर्क के आधार पर बात करूंगा, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति का 2 बार प्रधानमंत्री बनना दैवी कृपा का परिचायक है, अवतार होना है, अविनाशी होना है, मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं पूरी कर दूं हमारे दर्शकों के लिए। सब जानते हैं, मैं तो बहुत ही साधारण कम बुद्धि का आदमी हूं। अविनाशी तो महादेव को कहा गया है, देवादिदेव महादेव अविनाशी, उनका एक नाम अविनाश भी है। अविनाशी हैं ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। कोई मनुष्य अविनाशी नहीं हो सकता। हम सब जरा रोग मृत्यु सब के पीड़ित होने ही वाले हैं। हम सबको एक दिन इस मृत्यु लोक से विदा होना है, कोई भी हो। अब आते हैं उनके उस तर्क पर, उन्हें ये आत्मविश्वास किस लिए हुआ? सिर्फ इसलिए ना कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। मैं बिंदुवार तर्क पर आ रहा हूं, मुझे सबसे उत्तर चाहिए इसका, उनके समर्थकों से भी, कट्टर हिंदुओं से भी, परम पूज्य मोहन भागवत से भी। 2 बार एक मनुष्य प्रधानमंत्री बना, क्या वो उससे अविनाशी हो गया, अवतार हो गया?
तो फिर 3 बार बने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 बार प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, 3 बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्या महाअवतार कहलाएंगे? महाअविनाशी होंगे, महाअवतार होंगे। और 2 बार के तो अभी अभी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो नरेंद्र मोदी जब ऐसा कहते हैं तो उसका आधार क्या होता, वो ये तो बता दें। हर प्रधानमंत्री ने सड़कें बनाई हैं, हर प्रधानमंत्री ने पुल बनाए हैं, हर प्रधानमंत्री ने योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। आपने ऐसा अलग से क्या कर दिया जो दैवी शक्तियों से आप श्री विभूषित मान लिए गए? आपने ये भी कह दिया कि जब तक मैं ईश्वर द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा नहीं कर लूंगा तब तक भगवान के घर से भी भगवान भी मुझे बुलावा नहीं भेजेगा। वे मानव इतिहास के पहले मनुष्य, क्षमा कीजिए मनुष्य तो है भी नहीं वे, जो अपनी मृत्यु, अपना काल भी निर्धारित कर रहे हैं। जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भरत जो ईश्वर के अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने भी अपना काल निर्धारित नहीं किया। वे सब सहज और स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हुए। चाहे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, सरयू में जल समाधि हुई, उनके साधारण मनुष्य के रूप में डूबकर मर गए। भगवान कृष्ण हो, बहेलिये के तीर से उनकी मृत्यु हुई। भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा मसीह, कौन है जिसने अपनी मृत्यु को निर्धारित किया? कौन है जिसने कहा कि मुझे बुलावा नहीं आएगा तब तक, जब तक मैं काम पूरा नहीं कर लूंगा? किसी ने नहीं कहा। मुझे उनकी हताशा, निराशा, बौखलाहट दिखाई देती है कि 5 चरणों के चुनाव में, और आज 6वें चरण का चुनाव पूरा हो चुका है, हो रहा है, तो वे अपनी हताशा को अब छुपा नहीं पा रहे हैं। मुझे डर दूसरी बात पर लग रहा है प्रज्ञा जी, प्रेम सर, आप सब लोग भी चिंतित होंगे कि अब अगले अंतिम चरण के बीच में 5 दिन और बचे हैं। वे क्या कर गुजरेंगे, क्या कहेंगे? हमारा कलेजा कांप उठता है सोचकर। कई बार मैं नींद से उठ जाता हूं, सोचता हूं कि इस अंतिम चरण से पहले मोदी जी और क्या नहीं कह देंगे, क्या कर बैठेंगे, और हम सब लोग शर्मिंदा होकर रह जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मोदी जी के बयानों को, उनके भाषणों को, उनकी गतिविधियों को देखते रहिए, चिन्हित करते रहिए। वही इस जनादेश का आईना है। मोदी जी का व्यवहार, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्द, उनकी बोली बानी सब आपको बता देगी कि हर चरण में क्या हो रहा है। चरणबद्ध तरीके से वे जिस तरह एक एक पायदान नीचे उतर रहे हैं, वही मतदान को परिलक्षित करने के लिए पर्याप्त है।